देखिएगा, अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है अगले रूलर्स के बारे में, खिलजी डायनेस्टी के। तो अभी तक हमने बात की दो रूलर्स जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, या सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद 1316 में जब उनकी मृत्यु हुई, 1316 में जब उनकी डेथ हुई, तो उनकी मृत्यु होने के बाद उनके दो और सक्सेसर हुए, दो और उत्तराधिकारी हुए जो उन्हीं के पुत्र थे। क्लियर? तो दो और सक्सेसर आएंगे या दो और रूलर्स आएंगे खिलजी डायनेस्टी में, जो कि पुत्र होंगे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। तो हमें उन्हीं सक्सेसर्स या हमें उन्हीं पुत्रों के बारे में डिस्कशन करना है। और सबसे पहले थर्ड नंबर के जो रूलर्स हैं, हालांकि इनका टाइम काफी कम समय तक का था, लेकिन तीसरे जो शासक आए हैं ना इस डायनेस्टी में, किसके बाद? तो पहले रूलर कौन थे? फर्स्ट नंबर पे हैं जलालुद्दीन खिलजी। जिन्होंने रूल किया 1290 से 1296 तक। और जो सेकंड नंबर पे थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी, सबसे फेमस। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने रूल किया 1296 से लेकर 1316 यानी 1316 तक। और हम बात कर रहे हैं थर्ड रूलर के बारे में, जो अलाउद्दीन खिलजी के ही एक सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं। जब ये शासक बने थे तब इनकी एज लगभग 6 ईयर या 6 वर्ष हुआ करती थी। देखिए, जो रूलर है ना उनका नाम है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर खिलजी भी बोल सकते हैं, सिर्फ शहाबुद्दीन उमर, साहिबुद्दीन उमर या शहाबुद्दीन उमर। इनकी ये जो रूलर बने हैं ना, ये बने 1316 में, और मुश्किल से 6 मंथ के लिए ही रूलर बने हैं, यानी कि और भी कम समय हम बोल सकते हैं, 3-4 महीने या 5 या 6 महीने तक ही इन्होंने शासन किया होगा लगभग। हम देख लेते हैं कि इनके समय की क्या घटनाएं हैं और क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन हो सकता है इस टॉपिक से ना आए, या क्वेश्चन आए भी तो इन दो टॉपिक से पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन जो आता है वो मुबारक खिलजी के ऊपर से पूछा जाता है। तो यहाँ पे शहाबुद्दीन उमर कोई इतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे, क्योंकि बट हमें इस टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ना है और किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं शहाबुद्दीन उमर के बारे में, जिन्होंने रूल किया था कुछ मंथ तक, कुछ महीनों तक, 1316 में अपने पिता की मृत्यु के बाद। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, was the third sultan of the खिलजी डायनेस्टी। ये खिलजी डायनेस्टी के कौन से सुल्तान है? 13वें सुल्तान। He was the third sultan of the खिलजी डायनेस्टी after the death of his father, it means अलाउद्दीन खिलजी, in 1316 he ascended the throne as a minor। तो अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद ये काफी कम आयु में, वयस्क काफी छोटी उम्र में ही खिलजी वंश के क्या बने? रूलर बने या शासक बने, विद द सपोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी स्लेव। किसके सपोर्ट से, किसकी सहायता से? तो अलाउद्दीन खिलजी का ही एक स्लेव हुआ करता था, एक दास हुआ करता था, जिसका नाम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर की सहायता से, सपोर्ट से ही ये क्या हुए हैं? अगले शासक के रूप में अपॉइंट हो पाए। तो यहाँ पे कोई भी खास पॉइंट नहीं बन रहा है। ये बात बता दी मैंने कि छोटी सी उम्र में, एट द एज ऑफ 6 ईयर की एज में ये रूलर बने अपने पिता की मृत्यु होने के बाद। और किसके सपोर्ट से बने हैं? तो मलिक काफूर, जो उन्हीं का एक गुलाम या दास हुआ करता था। और हमने डिस्कस किया था 1298 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया था, वहीं से उसे मलिक काफूर नामक किन्नर मिला था, जो उसने 1000 दीनार में खरीदा था। देखिए, अगर हम बात करें ना साहिबुद्दीन या शहाबुद्दीन की, तो इनकी जो माँ थी उनका नाम था जाट्यापल्ली या जायापल्ली। हिज मदर वाज जाट्यापल्ली। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया था, तो वहां के जो रामचंद्र देव थे, उन्हीं की डॉटर हुआ करती थी जाट्यापल्ली या जायापल्ली। क्लियर? तो ध्यान रखिए, रामचंद्र देव इट मीन्स देवगिरी के शासक, उन्हीं की डॉटर से उन्होंने विवाह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और उन्हीं के पुत्र हुए थे शहाबुद्दीन उमर। क्लियर? ये शहाबुद्दीन उमर। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं।
ये किस तरह से गद्दी पर बैठे, क्योंकि और भी कई पुत्र थे अलाउद्दीन खिलजी के, और भी बड़े बड़े पुत्र थे जैसे खिज्र खान है, मुबारक खिलजी है, बट इन्हें ही क्यों शासक बनने का मौका मिला है। तो अब समझते हैं हम चीजों को। देखिए क्या हुआ कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई उस समय वो काफी बीमार रहने लगे थे, काफी उनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई थी, और वो बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेशन पर उनका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, और उनके किसी पुत्र का भी एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल नहीं था। सारा का सारा जो प्रशासन का काम है वो उन्हीं का गुलाम या उन्हीं का दास जिसका नाम था मलिक काफूर ही संभाला करता था। क्लियर। अलाउद्दीन फेल सीरियसली इल ड्यूरिंग the last years and the administration was controlled by his slave मलिक काफूर। तो सारा का सारा जो प्रशासन का कार्य था वो उन्हीं के जनरल मलिक काफूर के द्वारा ही क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। और मलिक काफूर उनके सैनिक जनरल भी थे, यानी कि सैनिक भी थे, प्रधान सेनापति भी थे साथ में। देखिए अब क्या हुआ आफ्टर, देखिए अलाउद्दीन ने क्या किया था, अपना जो सक्सेसर था। अच्छा मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि अपने शासनकाल के लगभग 4-5 साल पहले अलाउद्दीन काफी बीमार रहने लगा था और काफी ज्यादा पजेसिव हो गया था, और वो उसे शक होने लगा था किसकी ईमानदारी पर, मलिक काफूर की ईमानदारी पर शक होने लगा था, और उसने अपने पुत्रों को पावर में लाने की कोशिश उसने स्टार्ट कर दी थी। समझ गए ना। तो ये प्रोग्रेस शुरू हो चुकी थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हालांकि अब उसका उतना नियंत्रण नहीं था प्रशासन पर, ऑफिसर्स पर, सारा नियंत्रण किसका हुआ करता था, मलिक काफूर का। तो क्या हुआ कि उसने अपना जो उत्तराधिकारी है, अपना जो सक्सेसर है, वो अपॉइंट किया था खिज्र खान को, जो थोड़ा बड़ा पुत्र हुआ करता था उसका खिज्र खान को उसने अपॉइंट किया था अपना सक्सेसर। क्लियर। तो ध्यान रखिए आफ्टर अलाउद्दीन ओरिजिनल हेयर अपॉइंटेड खिज्र खान। क्लियर। तो अब ये जो खिज्र खान को अपॉइंट किया है, लेकिन खिज्र खान को क्या किया, मलिक काफूर ने कैद कर लिया। मलिक काफूर ने क्या किया, खिज्र खान जो ज्यादा योग्य था उसे कैद कर लिया ग्वालियर के किले में, और एक उसने कंस्पायरेसी की, एक षड्यंत्र रचा कि किसी भी प्रकार से खिज्र खान को मारना है, खिज्र खान की हत्या करना है। और पहले तो उसे ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। अब उसने एक मीटिंग के लिए बुलाया, और उसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई, और इस मीटिंग में बुलवाया किसे, अलाउद्दीन खिलजी को। और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे खिलजी डायनेस्टी के, उन सभी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को बुलवाकर एक मीटिंग उसने आयोजित करवाई। कहां पर, ग्वालियर में, ग्वालियर के किले में। और जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में उसने कहा, उस मीटिंग में उसने ये अपनी बात ये रखी कि अगला जो शासक बनेगा, या अलाउद्दीन खिलजी की जगह पर जो शासक बनेगा वो बनेगा शहाबुद्दीन उमर। क्लियर। और उसी का रीजेंट जो होगा, उसी का जो संरक्षक होगा वो कौन होगा, काफूर। यानी कि मैं खुद, इट मींस मलिक काफूर ने यह कहा कि शहाबुद्दीन अगला शासक बनेगा अलाउद्दीन खिलजी के स्थान पर, और मलिक काफूर इट मींस में इसका क्या होगा, रीजेंट होगा, इट मींस में इसका क्या होगा, संरक्षक होगा। क्लियर। इस मीटिंग में, जब ये मीटिंग आयोजित की जा रही थी तो कई इतिहासकारों का ये कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी शांत रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और जब वो शांत रहे तो उनकी शांति का जो उनकी इस चुप्पी का ये परिणाम निकाला गया, ये नतीजा निकाला गया कि उन्होंने इस मुद्दे पर सहमति दिखाई है, इस बात पर सहमति दिखाई है कि शहाबुद्दीन बनेंगे अगले शासक, और उनके संरक्षक होंगे कौन, उनके संरक्षक होंगे मलिक काफूर। क्लियर। उनकी चुप्पी का जो अंदाजा लगाया गया वो हाँ में लगाया गया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और फाइनली रूलर कौन बन गया, फाइनली रूलर अभी बना नहीं है, अभी तो अलाउद्दीन खिलजी ही थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के चुप रहने का मतलब ये निकाला गया कि वो इस बात पर सहमत होते हैं, इस मीटिंग की, इस डील पर, इस मुद्दे पर सहमत हैं। बट अगले ही दिन जब ये मीटिंग हुई उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद ही 3 या 4 जनवरी को, 3 या 4 जनवरी को अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो गई, रात्रि में जनवरी को 1316 में ही मृत्यु हो गई। क्लियर। तो अगले ही दिन 3 या 4 जनवरी को 1316 में रात के समय, नाइट में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई। जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई तो मलिक काफूर ने जो इंपॉर्टेंट भी ऑफिसर्स थे, मलिक थे या फिर जो आमिर थे, उन सभी को बुलाया, और शहाबुद्दीन उमर को क्या कर दिया, अपना अगला शासक अपॉइंट कर दिया, और वो खुद क्या बन गया, उसका संरक्षक बन गया। क्लियर। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मलिक काफूर ने षड्यंत्र करके
अलाउद्दीन खिलजी के ही पुत्रों को इम्प्रेशन कर लिया, कैद कर लिया, और जो सबसे छोटा पुत्र था, जो ज्यादा योग्य नहीं था, जिसके अंदर ज्यादा दिमाग उस समय पर नहीं था, उसे क्या बना दिया, शासक बना दिया, और खुद उसका क्या बन गया, संरक्षक बन गया। क्लियर? तो यहां तक की बातें हमें समझ में आई होगी, इतनी बातें हमें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए क्या होगा कि ये जो रूलर बना तो काफी छोटी सी एज में रूलर बना, और सारा प्रशासन का काम कौन संभालता, मलिक काफूर ही संभालता है। मलिक काफूर क्या करता है कि छोटी सी मीटिंग के लिए उसे बुलवाता है, और नाम मात्र के लिए उसे बुलाता है, और उसे कुछ देर के बाद ही उसे वापस भेज देता है अपनी माँ के पास, और उसकी माँ का नाम क्या था, जाट्यापल्ली। क्लियर? और फिर क्या करता है वो कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें अपनी तरफ से आदेश देता है। इट मींस कि पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम कौन कर रहा था, मलिक काफूर कर रहा था। क्लियर? चलिए, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी कि चलो वो शासन कर रहा है, सिंहासन संभाल रहा है। बट क्या हुआ, सिंहासन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए काफूर ने अलाउद्दीन के पुत्रों जैसे कौन, खिज्र खान, सादी खान को अंधा कर दिया। तो ये जो दो बड़े बड़े पुत्र थे, खिज्र खान और सादी खान, इन दोनों को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। और अलाउद्दीन की जो सबसे वरिष्ठ रानी हुआ करती थी, सबसे बड़ी जो रानी हुआ करती थी, जिससे जो जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री थी, जिसका नाम था रानी मलिका ए जहां, उन्हें भी क्या कर लिया, कैद कर लिया। तो ये जो एक्ट थे उसके, ये जो प्रोसिक्यूशन वो कर रहा था, ये जो अत्याचार जो वो कर रहा था, किसके परिवार के ऊपर, अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के ऊपर। क्लियर? तो इन सबको कैद कर लिया उसने। और सिहाबुद्दीन की जो माँ थी, सिहाबुद्दीन की जो माँ थी, जिसका नाम क्या था, जाट्यापल्ली, ये जो विधवा थी अलाउद्दीन खिलजी की, इनके साथ उसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। इनके साथ विवाह करने के पीछे उसका जो लॉजिक था वो ये था कि अगर इनके साथ विवाह हो गया है और वो सौतेला पिता बन चुका है किसका, उस व्यक्ति का जो शासक बनने के योग्य है, तो वो अपनी स्थिति को वैध कराना चाहता था, अपनी अथॉरिटी को लीगल करना चाहता था, किसका पिता बनकर, हालांकि सौतेला पिता बनकर, किसका, शाहबुद्दीन का। तो उसने जाट्यापल्ली जो एक विधवा थी अलाउद्दीन खिलजी की, उससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया, और अपनी जो अथॉरिटी है, अपनी जो पहुंच है, उसे क्या करना चाह रहा है, लीगल करना चाह रहा है। अब देखिए, ये सारे जो अत्याचार मलिक काफूर कर रहा था, किसके ऊपर कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी की फैमिली के ऊपर, जिनमें हमने देखा कि उनके जो पुत्र थे उन्हें अंधा कर दिया गया, उनकी वाइफ को जो सबसे मुख्य पत्नी थी मलिका जहां, उन्हें कैद कर लिया गया, और अब उसी की विधवा से विवाह कर लिया, शादी कर ली। ये सारी चीजें देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के ही कुछ बॉडीगार्ड हुआ करते थे, उनके कुछ अंगरक्षक हुआ करते थे, उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और एक दिन मौका पाकर उन्होंने मलिक काफूर की क्या कर दी, हत्या कर दी। मलिक काफूर की हत्या करके इनके पुत्र जो कैद में थे, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उस समय सिर्फ मुबारक खिलजी ही नाम था, मुबारक शाह खिलजी या मुबारक शाह, तो मुबारक शाह को आजाद कर दिया। मलिक काफूर की हत्या करके किसे आजाद करवा दिया, मुबारक शाह को। अब मुबारक शाह कैद से आजाद हो गए हैं, और अब वो रीजेंट बन गए हैं, संरक्षक बन गए हैं। वो संरक्षक बन गए हैं किसके, वो संरक्षक बन गए हैं शहाबुद्दीन उमर के संरक्षक बन गए हैं। कौन, अगले शासक, जिनका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो हम बात करेंगे अगले रूलर के बारे में, जिसका नाम हुआ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। हालांकि इनिशियली रूलर नहीं बने, इनिशियली वो इनके क्या बने, संरक्षक बने, रीजेंट बने, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि अगर मैं संरक्षक बना रहूंगा तो मेरे ऊपर खतरा रहेगा, क्योंकि शहाबुद्दीन सिर्फ 6 ईयर के हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसे करना होगा, मुबारक शाह को। तो देन उसने एक कंस्पाइरेसी की, उसने भी एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र में उसने कहा कि शहाबुद्दीन की मां ने मुझे जहर देने की कोशिश की, और इनकी मां का नाम अभी बताया मैंने, जाटपल्ली, जिन्होंने जहर देने की कोशिश की, ऐसा आरोप लगाया गया। और फाइनली उनकी मां को और शहाबुद्दीन को कैद कर लिया गया ग्वालियर के किले में। और आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ दिनों के बाद ही, शहाबुद्दीन और उनकी मां को भी क्या कर दिया गया, उनकी भी हत्या कर दी गई। और फाइनली उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अगला जो रूलर बन गया, वो बन गया मुबारक शाह, या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से वो अगला शासक बना। उसने जो उपाधि धारण की, उसने जो टाइटल लिया, वो लिया कुतुबुद्दीन का। तो ध्यान रखिए, अब हम बात करेंगे फाइनल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, हु वाज द फोर्थ रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इट मींस कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। क्लियर।
देखिए एक और रूलर आएंगे, है ना, खुसरो खान नाम से एक और रूलर आएंगे, बट वो इस फैमिली से रिलेटेड नहीं होंगे, इस वंश से रिलेटेड नहीं होंगे। चलिए, तो यहां पर हम बात करें फोर्थ रूलर के बारे में, जिसका नाम होगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इनका रूलिंग पीरियड रहा 1316 से 1320 तक। तो 1316 से 1320 तक रूल किया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। इट मींस अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 ईयर का इनका रूल रहा है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, जब ये शासक बने हैं ना, तब इनकी एज लगभग 17 या 18 वर्ष रही होगी, एट द एज ऑफ 17 और 18। इट मींस ये वयस्क थे, काफी ज्यादा बड़े भी नहीं, एडल्ट कंडीशन में थे 17-18 ईयर की एज में। ही वॉज द सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। किसके पुत्र थे? अलाउद्दीन खिलजी के। आफ्टर अलाउद्दीन डेथ, अलाउद्दीन की मृत्यु होने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन, मुबारक शाह वाज इम्प्रेशन्ड बाई मलिक काफूर। इन्हें क्या कर लिया गया था? मलिक काफूर ने कैद कर लिया था। वो अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर, और उन्हीं के छोटे भाई को, जिसका नाम हुआ करता था साहबुद्दीन या सिहाबुद्दीन, उसे क्या कर दिया गया था? पपेट मोनार्क या पपेट रूलर के रूप में अपॉइंट कर दिया। पपेट रूलर का मतलब कि एक प्रकार से कठपुतली शासक, जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। किसकी मर्जी से काम करता था? मलिक काफूर की मर्जी से। तो क्या बोल रहे हैं? आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह वाज इम्प्रेस्ड बाय मलिक काफूर एंड अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर शहाबुद्दीन एज पपेट रूलर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। आफ्टर मलिक काफूर डेथ, आफ्टर मलिक काफूर मर्डर या मलिक काफूर डेथ, अब जब मलिक काफूर की मृत्यु हो गई, मुबारक शाह बिकेम द रीजेंट। मुबारक शाह रीजेंट बन गए, संरक्षक बन गए। किसके? अपने ब्रदर के, जिसका नाम क्या था? शहाबुद्दीन। समझ गए? अपने छोटे भाई के वो क्या बन गए? संरक्षक बन गए। आफ्टर एक्सटेंडिंग द थ्रोन, आफ्टर एक्सटेंडिंग द थ्रोन, यानी जब वो गद्दी पर बैठ गए, ही रिस्टोर्ड द पॉपुलिस्ट मीजर्स। क्लियर? अच्छा, गद्दी पर बैठे हैं कब? पहले तो रीजेंट बने किसके? अपने भाई के। और रीजेंट बनने के बाद इसकी क्या करवा दी? उन्होंने हत्या करवा दी। ये बात ध्यान रखिएगा कि शुरू में संरक्षक थे और उसकी हत्या करवा दी, और उसके बाद शासक बन गए। अब जब शासक बन गए, कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। जब ये शासक बन गए तो इन्होंने क्या करना शुरू किया कि कुछ ऐसे मेजर्स करे, कुछ ऐसे कार्य किए जिससे ये काफी प्रसिद्ध हो जाए, काफी पॉपुलर हो जाए। और चूंकि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने काफी ऐसे टैक्स लगाए थे जनता पर, काफी ऐसे कार्य किए थे जिससे जनता उनसे काफी नाराज थी। पब्लिक काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, पब्लिक के अंदर काफी ज्यादा आतंक था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो फाइनली जब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बने, तो उन्होंने कुछ ऐसे कार्य करना शुरू किए जो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों से अलग थे या उलट थे, पूरी तरह से अलग काम किए, ताकि वो क्या हो पाए? पॉपुलर हो पाए और जनता उन्हें पसंद करने लगे। थोड़े से सरल रूल्स बनाए, थोड़े से टैक्स को कम करें, जिससे कि जनता उन्हें क्या करे? पसंद करे। तो ध्यान रखिए, आफ्टर एक्सटेंडिंग द थ्रोन, he restored to populist measures, है ना, कुछ ऐसे कार्य किए जिससे वो प्रसिद्ध हो पाए। such as abolishing the heavy taxes। तो सबसे पहले क्या किया कि जो बड़ी मात्रा में जो टैक्स की जो रेट थी उसे क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। तो जो टैक्स और पेनाल्टीज थी, जो भी जुर्माने लगाए जाते थे, उन्हें क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया उनके पिता के द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही एबोलिशिंग टैक्सेस एंड पेनाल्टीज दैट इम्पोज्ड बाय हिज फादर, जिन्हें इम्पोज किया था उनके पिता ने। एंड रिलीजिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स, और कई सारे हजारों की संख्या में कैदियों को इन्होंने क्या कर दिया? आजाद कर दिया। हजारों की संख्या में इन्होंने क्या कर दिया? कैदियों को आजाद कर दिया, जिन्हें इनके पिता ने क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। ही कर्ब्ड अ रिवेलियन इन गुजरात। तो गुजरात में जो रिवेलियन हुई थी, गुजरात में जो विद्रोह किया गया था, उस विद्रोह को भी इन्होंने क्या किया है? शांत किया है। क्लियर? तो गुजरात के रिवोल्ट को इन्होंने आसानी से क्या कर दिया? शांत कर दिया। ही कर्ब्ड द रिवेलियन इन गुजरात एंड रिकैप्चर्ड देवगिरी, और देवगिरी को पुनः रिकैप्चर किया। देवगिरी पर, या देवगिरी के जो शासक थे, उन्होंने क्या किया था? रिवोल्ट कर दिया था। ऑब्वियसली अलाउद्दीन खिलजी की तो डेथ हो गई, उसी के नियंत्रण में देवगिरी और वारंगल, इट मींस वहां पे काकतीय रूलर्स हुआ करते थे तेलंगाना में, ये सब लोगों ने क्या कर दिया था? अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। बट मुबारक शाह ने अपनी आर्मी के जरिए इन सभी पर नियंत्रण कर लिया।
समझ गए। गुजरात का जो प्रोग्राम था अलाउद्दीन का वो था 1298 का, आप लोगों ने पढ़ा था। और देवगिरी की बात करें तो वो काफी पहले का ही प्रोग्राम था उसका, जब वो शासक भी नहीं बना था तभी उसने देवगिरी पर हमला कर दिया था, अप्रोक्सीमेटली 1296। तो 1296 में ही हमला कर दिया था, कहां पर, देवगिरी पर। और साउथ इंडिया की बात करें तो 1308 में वारंगल या तेलंगाना पर हमला करवाया था मलिक काफूर के जरिए, वहीं से उसे कोहिनूर हीरा मिला था। वहां के शासक थे प्रताप रुद्रदेव, काकतीय डायनेस्टी के रूलर। और अगर हम बात करें देवगिरी तो वहां पे यादव डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे, रामचंद्र देव। चलिए यहां पर क्या हुआ है, ही कॉक्ड द रिबेलियन इन गुजरात, रिकैप्चर्ड देवगिरी एंड सक्सेसफुली बिसीज्ड वारंगल एंड सक्सेसफुली बिसाइज, यानी कि घेर लिया था किसे, वारंगल को, टू एक्सट्रैक्ट अ ट्रिब्यूट, और उन सभी को राजी कर लिया। और वो सब अब ट्रिब्यूट करेंगे, वो सभी लोग अब क्या करेंगे, टैक्स देंगे, टैक्स पे करेंगे किसे, खिलजी डायनेस्टी को या खिलजी शासकों को। क्लियर। ही वॉज मर्डर्ड बिकॉज ऑफ हिज he was murdered because of his conspiracy by his slave general खुसरो खान। अभी इसकी जो हत्या कर दी ना, किसकी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की, इसकी जो हत्या कर दी वो इसी के एक दास ने कर दी, इसी के एक दास ने, जिसका नाम हुआ करता था खुसरो खान, जो अगला शासक बनेगा नासिरुद्दीन खुसरो के नाम से। तो इसी का एक दास हुआ करता था, जिस पर ये इतना बिलीव करता था, इतना विश्वास करता था, यानी ये खुद से ज्यादा विश्वास किस पे करता था, खुसरो खान पर। और ये जो सबसे ज्यादा विश्वास था, अत्यधिक जो विश्वास था, वही उसकी मौत का कारण बना। और खुसरो खान ने एक कंस्पायरेसी करी, एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो ध्यान रखिए, इसकी जो हत्या की गई है वो इसी के एक दास ने कर दी, जिसका नाम था खुसरो खान। चलिए अभी हत्या तक पहुंचेंगे, पहले हम कुछ और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, किसके बारे में, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में। आफ्टर अलाउद्दीन डेड, अलाउद्दीन की मृत्यु होने के बाद, ऑन 4 जनवरी 1316 में, हिज स्लेव जनरल मलिक काफूर अपॉइंटेड अलाउद्दीन 6 ईयर ओल्ड बॉय, जिसका नाम हुआ करता था साहबुद्दीन उमर, एज अ पपेट मोनार्क एंड हिमसेल्फ द पावर एज अ रीजेंट, और खुद को ही क्या बना लिया था उसने, उनका संरक्षक बना लिया था। एट शहाबुद्दीन कोरोनेशन, जब शहाबुद्दीन का कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ किसका, जब शहाबुद्दीन का राज्याभिषेक हुआ ना, तो क्या आदेश दिया गया अलाउद्दीन के बाकी के सभी पुत्रों को कि आप सभी को शहाबुद्दीन के कदमों को, पैरों को, फूट को क्या करना है, चूमना है। कि फीट्स को, इट मींस पैरों को क्या करना है, चूमना है। ये ऑर्डर दिया गया, ये आदेश दिया गया उसके जितने भी पुत्र बाकी थे उन सभी को, जैसे कि मुबारक शाह, ये जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो अदर सन थे, जैसे अलाउद्दीन के जो अन्य पुत्र थे, उन सभी को आदेश दिया गया कि इन सभी को क्या करना है, शिहाबुद्दीन के कदमों को या पैरों को क्या करना है, चूमना है। उसके बाद देखिए, लेटर काफूर स्टार्टेड परसिक्यूटिंग अलाउद्दीन फैमिली मेंबर्स, और फिर उसके बाद काफूर ने अलाउद्दीन के परिवार के सदस्यों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किए। whom considered a threat of his control over the throne, और उसको लगता था कि इसके माध्यम से वो गद्दी पर अपना नियंत्रण बना पाएगा या कंट्रोल कर पाएगा। मुबारक शाह who was a major threat as one of the adult son of Alauddin was imprisoned, और चूंकि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या मुबारक शाह पर अत्यधिक अत्याचार किए जाते थे, क्योंकि ये उस समय का सबसे बड़ा पुत्र था, उस समय का एडल्ट पुत्र बचा था अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि खिजर खान को इंप्रेशन कर लिया था और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। क्योंकि ये सबसे बड़ा या एडल्ट था, इसलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किए जाते थे। द फॉर्मर बॉडीगार्ड ऑफ अलाउद्दीन हु डिसअपॉइंटेड या हु डिसअप्रूव्ड काफूर्स रीजेंट, या काफूर के जो एक्शन थे, काफूर के जो कार्य थे, उनसे डिसअप्रूव थे, वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि हमारे शासक के परिवार के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, ये अत्याचार सही नहीं है। और फाइनली दे डिसाइडेड टू किल मलिक काफूर। ऐसा भी कहा जाता है, एक स्टोरी ऐसी भी है, किसी फरिश्ता नामक इतिहासकार ने अपनी बुक में ऐसा लिखा है कि मलिक काफूर ने जिन सिपाहियों को भेजा था मुबारक शाह को अंधा करने के लिए, मुबारक शाह ने उन्हें लालच दिया कि वो अपने सोने के उपहार या सोने के जो ज्वेलरी है वो उन्हें सौंपेंगे, इसके बदले में आप मलिक काफूर की क्या कर दें, हत्या कर दें, या मलिक काफूर को ही अंधा कर दें। तो इस तरह से भी कहा जाता है, और इस तरह से भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बॉडीगार्ड ने ही मलिक काफूर की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। चलिए जो भी हो, मलिक काफूर की हत्या होने के बाद इनका शासनकाल शुरू हुआ, किनका, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का। मुबारक शाह दस बिकेम द रीजेंट ऑफ, तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली तो वो इसके क्या बने, रीजेंट बने, यानी कि संरक्षक बने, प्रारंभ में उसके संरक्षक बने हैं।
उन्हीं के जो स्टेप ब्रदर थे, उन्हीं के जो सौतेले भाई थे, जिनका नाम हुआ करता था शहाबुद्दीन। तो शहाबुद्दीन के ही क्या बने हैं, संरक्षक बने हैं। और बाद में जब उसी को मारकर ये क्या बन गए, शासक बन गए। सम वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद ही एक्यूज्ड शहाबुद्दीन मदर्स जाटपल्ली ऑफ ट्राइंग टू पॉइजन हिम। तो जैसा मैंने बताया, इन्होंने आरोप लगाया कि इनकी मां ने उन्हें जहर देने की कोशिश की और फाइनली दोनों को कैद कर लिया और दोनों की हत्या कर दी ग्वालियर में दोनों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ये बात होगी। अब देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जब शासक बने तो उनकी क्या पॉलिसी रही, उनकी क्या रणनीति रही। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, पॉलिसीज की बात करने, जैसे कि मैंने बताया कि वो पॉपुलर होना चाहता था अपनी पब्लिक में, और जो अत्याचार या जो जिन चीजों से परेशान थी जनता अलाउद्दीन खिलजी के नियमों से, उन सभी को उसने समाप्त करने की कोशिश की। कुछ सरल रूल्स या नियम बनाए। देखिए, टू विन पॉपुलर सपोर्ट मुबारक शाह रिवॉल्व्स सेवरल अलाउद्दीन्स डिसीजंस। तो अलाउद्दीन के कई सारे जो डिसीजन थे, कई सारे जो निर्णय थे, उन सभी को रिवोक कर दिया। क्लियर, ध्यान रखिएगा। टू विन पॉपुलर सपोर्ट मुबारक शाह रिवोक्ड सेवरल ऑफ अलाउद्दीन्स डिसीजन। तो अलाउद्दीन के कई सारे डिसीजंस को इन्होंने क्या कर दिया, रिवोक कर दिया, चेंज कर दिया, उन्हें बदल दिया। अलाउद्दीन ने यह आदेश दिया, इम्प्रेसनमेंट ऑफ अराउंड 17 to 18,000 ऑफिसर्स फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। तो क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 17 से 18,000 अधिकारियों को कैद कर लिया था। कई कारण थे उसमें, जैसे कि करप्शन है, पॉलिटिकल ऑफेंस है, राजनीतिक कोई गलत काम है या कोई करप्शन है, इन सब मामलों के कारण 17-18,000 अधिकारियों को ही कैद कर लिया था। और इन्होंने ऑर्डर दिया, मुबारक शाह ऑर्डर टू रिलीज ऑल ऑफ दीज प्रिजनर्स। मुबारक शाह ने पहले ही आदेश दिया कि इन सभी को क्या कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। ऑब्वियसली इस एक्ट के बाद वो कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ होगा। इसके अलावा ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइज, किसके, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में क्या किया था, स्टॉप्ड रिसीविंग पब्लिक पिटीशन। जो जनता की पिटीशन थी, जो जनता की याचिकाएं थी, उन्हें एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जनता की परेशानियों को सुनना बंद कर दिया था। बट अगर हम बात करें मुबारक शाह की, जैसे ही वो शासक बना, रिवाइव द पिटीशन सिस्टम, उसने उस पिटीशन सिस्टम को, उसने उस याचिका सुनने वाले सिस्टम को क्या कर दिया, पुनः स्टार्ट कर दिया। क्लियर। मुबारक शाह अबोलिश सेवरल फाइन्स। मुबारक शाह ने कई सारे फाइन्स, कई सारे टैक्सेस को क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। इट मींस कि उन्हें बंद करवा दिया। तो ध्यान रखिएगा। साथ ही जो रेवेन्यू मिनिस्ट्री हुआ करती थी, जो रेवेन्यू मिनिस्ट्री जो तरह तरह के हार्श मेजर्स अप्लाई करती थी, कठोर नियम जो अप्लाई करती थी, उस रेवेन्यू मिनिस्ट्री को साफ साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का हार्श रेगुलेशन, किसी भी प्रकार का ऐसा कठोर नियम लागू नहीं किया जाए या बनाया नहीं जाए। तो ध्यान रखिए, इस तरह के काफी अच्छे मेजर्स लाए हैं किसने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। इसके अलावा he also revoked अलाउद्दीन्स प्राइस कंट्रोल मेजर। जैसे अलाउद्दीन ने क्या किया था, सबसे ज्यादा फेमस था वो अपना प्राइस कंट्रोल सिस्टम या मार्केट कंट्रोल सिस्टम के कारण उसने मुबारक शाह ने उस प्राइस कंट्रोल सिस्टम को भी क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। इसके कारण, हालांकि इसके कारण इन्फ्लेशन या महंगाई काफी बढ़ गई थी उस समय पर। मुबारक शाह रिवॉर्डेड द आर्मी सोल्जर्स विथ एन अमाउंट इक्वल टू 6 months ऑफ सैलरी। मुबारक शाह ने, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो अपने सैनिकों को रेगुलर सैलरी देना शुरू किया था, बट इन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को 6-7 महीने की सैलरी इकट्ठा देकर उन्हें इस तरह से रिवार्ड दिया, इस तरह से क्या दिया, इनाम दिया। क्लियर। तो ये सारे कुछ ऐसे कार्य थे अलाउद्दीन मुबारक खिलजी के, जो उसको क्या कर रहे थे, पॉपुलर बना थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो उलेमा वगैरह हुआ करते थे, उनकी सैलरी और उनके ग्रांट्स, उनके जो अनुदान थे, उसमें भी क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी। ही ऑल्सो इंक्रीज द ग्रांट्स ऑफ द सैयद्स एंड द उलेमास। उलेमा और सैयदों के जो ग्रांट्स थे, उनके जो दान थे, अनुदान थे, उन्हें भी क्या किया गया, बढ़ाया गया। मुबारक शाह कंटिन्यूड अलाउद्दीन प्रोहिबिशन ऑन इंटॉक्सिकेंट्स। लेकिन एक चीज जो उसने बंद नहीं की वो ये थी कि जो लिकर है, जो नशीले पदार्थ हैं, जो इंटॉक्सिएंट्स होते हैं, नशीले पदार्थ, उन पर प्रतिबंध उसने लगाए रखा। उन पर प्रतिबंध क्या रखा, लगाए रखा, जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने भी लगाया था।
बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लीनियंट। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन था ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, ये थोड़ा सा नरम था, यानी कि अगर कुछ लोग इंटॉक्सिएंट या लिकर का सेवन करना चाहते हैं तो दे कैन डू। तो थोड़ा सा लीनियंट जो है रुख था, थोड़ा सा सरल रुख था। अब देखिए अगर हम इनके मिलिट्री करियर की बात करें मुबारक खिलजी की, तो मैंने कहा कि इन्होंने गुजरात में जो रिबेलियन हुई है उसे कंट्रोल किया। इनके पिता के समय अभियान हुआ था 1298 में। देवगिरी का सक्सेसफुली कैंपेन किया और उन्हें भी कंट्रोल कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। देवगिरी पर कब हुआ था? 1296 में। और सीज कर लिया था वारंगल को और पुनः उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए मजबूर कर दिया था। वारंगल मैंने बताया काकतीय डायनेस्टी के रूलर, वहां पे मलिक काफूर ने हमला करा था या अटैक किया था 1338 में, और वहीं से उसने कोहिनूर हीरा भी क्या किया था, प्राप्त किया था। क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ और मुद्दों के बारे में। देखिए अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जब शासक बना तब उसे भारत के उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक विस्तृत साम्राज्य, एक ताकतवर साम्राज्य और एक अमीर साम्राज्य उसे क्या मिला था, उसे बिना कुछ करे ही ये साम्राज्य क्या हुआ था, मिल गया था। विरासत में ही उसे ये साम्राज्य मिल गया था। उत्तर से दक्षिण भारत तक का जो एक अमीर साम्राज्य था, जो एक शक्तिशाली साम्राज्य था, एक ताकतवर साम्राज्य था, एक विस्तृत साम्राज्य उसे विरासत में मिला अपने पिता से। इसी बात की ईगो मुबारक शाह खिलजी के अंदर हुआ करती थी, इसी बात का घमंड, इसी बात की ईगो उसके अंदर थी। क्लियर। अब क्या हुआ, मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का इकलौता ऐसा शासक था, इकलौता ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी जनता के बीच में जाकर ये कहा कि उसने अपनी जनता के बीच में ये कहा कि अब आपको खलीफाओं को मानने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पैगंबर साहब का क्या हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं खुद ही पैगंबर साहब का क्या हूं, प्रतिनिधि हूं। अतः आप लोगों को बगदाद के जो खलीफा है ना उनको अब मानने की जरूरत ही नहीं है। इसने खुद को ही क्या डिक्लेयर कर दिया, ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ खलीफा। इसने अपने आप को ही क्या डिक्लेयर कर दिया था, खलीफा। इतना ईगो इसके अंदर आ गया था, इतना घमंड इसके अंदर आ गया था और इसने अपने आप को ही खलीफा डिक्लेयर कर दिया। ध्यान रखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के से पूछा जाएगा। अभी जो कहानी मैंने बताई वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट सबसे पहला ही क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप लोगों से वो ये पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को ही क्या डिक्लेयर कर दिया था, खलीफा। दिस रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ खलीफा। आंसर विल बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ही वो शासक था या वो पहला शासक था जिसने अपने आप को ही क्या डिक्लेयर कर दिया था, खलीफा। और खलीफा कहाँ रहा करते थे उस समय, इराक में। अब देखिए खलीफा क्या होते हैं, मैंने आप लोग लेक्चर 1 में ही पढ़ाया था इसी मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में, मुस्लिम धर्म में, कि खलीफा किसे कहा जाता था। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जिन्हें कहा जाता है रसूल ऑफ द गॉड या रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के जो मैसेंजर थे, अल्लाह के जो रसूल थे, उन्हीं के जो फैमिली मेंबर थे या उन्हीं के जो सक्सेसर थे उन्हें कहा जाता है खलीफा। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के जो सक्सेसर थे उन्हें कहा जाता है खलीफा। क्लियर। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों को ही खलीफा कहा जाता था। और ये लोग बेसिकली इराक में निवास करते थे, इराक में रहते थे। क्लियर। और ये मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु भी हुआ करते थे। क्लियर। ध्यान रखिए। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। दूसरा सवाल जो मुबारक शाह के ऊपर से पूछा जाएगा कि बताइए दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो अपने दरबार में महिलाओं के वस्त्र धारण करके आ जाता था। इट मींस कि मुबारक शाह खिलजी फीमेल्स क्लोथ्स वियर करता था, फीमेल्स के यानी महिलाओं के वस्त्र धारण करता था और धारण करने के बाद दरबार में आ जाता था। समझ गए। इट मींस ये काफी सेमफुल एक्ट थे जो मुबारक शाह खिलजी के द्वारा किए जाते थे। साथ ही ये जो था दरबार में निर्वस्त्र भी आ जाया करता था, इट मींस नेकेड भी आ जाया करता था। दिस वाज अनदर सेमफुल एक्ट दैट वाज डन बाय कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बाइसेक्सुअल था। ही वाज अ बाइसेक्सुअल। तो ये एक बाइसेक्सुअल था, इसलिए इसके हरम में कई सारी महिलाएं और कई सारे पुरुष भी हुआ करते थे। और ये जो महिलाएं इसके हरम में हुआ करती थी वो इसके जो मिलिट्री कैंपेन थे वहां से जो इनके विवाह होते थे, इन्हें जो फीमेल्स मिलती थी, ज्यादातर महिलाएं वो हुआ करती थी। देखिए हरम का मतलब होता है कि राजाओं की जो एक दो पत्नियां नहीं होती थी उस समय पर, कई सारी पत्नियां होती थी। तो वो सारी पत्नियों को ही क्या कहा जाता था, हरम। सारी पत्नियों को जो राजा की हुआ करती थी उन्हें क्या कहा जाता था, हरम। क्लियर। देखिए जब मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया, अभी वो कहानी
खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया, खलीफा डिक्लेयर कर दिया। और चूंकि मैंने बताया कि ये खुद ही क्या था, एक बाइसेक्सुअल था, तो इसी का एक दास था, इसी का एक गुलाम था, इसी का एक गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम मैंने अभी बताया खुसरो। क्या नाम था? खुसरो खान। तो खुसरो खान जो इसका गुलाम था और इसका पार्टनर भी था, इसका क्या था? पार्टनर। और इसे उससे इतना ज्यादा प्यार हो चुका था, इतना ज्यादा लगाव हो चुका था कि वो पल भर के लिए भी खुसरो को अलग नहीं करता था अपने आप से उसे कभी भी एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं करता था। इतना ज्यादा प्रेम या इतना ज्यादा प्यार हो चुका था उसे अपने पार्टनर से, जिसका नाम क्या था? खुसरो खान। और खुसरो खान ने इसी बात का फायदा उठाया, और ऐसा भी कहा जाता है कि खुसरो खान एक हिंदू जाति से बिलोंग करता था। बेसिकली देखा जाए तो खुसरो खान किससे बिलोंग करता था? एक हिंदू जाति से। पर अभी वो जो है इस डायनेस्टी में आ चुका था, इसलिए वो उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। इट मीन्स कि ही वॉज ट्रांसफर्ड, उसने क्या किया था? ट्रांसफर कर लिया था, अपना धर्म बदल दिया था। और खुसरो खान जो पार्टनर बन चुका था मुबारक शाह खिलजी का, मुबारक शाह खिलजी उस पर इतना ज्यादा भरोसा करता था, इतना ज्यादा विश्वास करता था, और इसी भरोसे का, इसी विश्वास का फायदा उठाया खुसरो खान ने, और एक दिन मौका देखकर, एक दिन मौका पाकर अपने ही कुछ सहयोगियों के द्वारा, अपने ही कुछ साथियों के द्वारा हत्या करवा दी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की। कुछ सहयोगियों के द्वारा हत्या करवा दी किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की। क्लियर? ध्यान रखिएगा। सो ही वॉज किल्ड बाई हिज ओन स्लेव हु वॉज खुसरो खान। और खुसरो खान सेनापति भी बन चुका था उस समय पर। तो ये बात ध्यान रखिए। अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु हो गई है, और अब उन्हीं का एक गुलाम जिसका नाम हुआ करता था खुसरो खान, वो अगला शासक बनेगा 1320 में, 1320 में। इट मीन्स कि अगर आपसे पूछे कि खिलजी डायनेस्टी का लास्ट शासक कौन था, आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। क्योंकि जब हम बात करेंगे ना इस पांचवें व्यक्ति की, वो इस डायनेस्टी का नहीं होगा, वो इस फैमिली का नहीं होगा। क्लियर? जिसका नाम है खुसरो खान। जो शासक बनता है नासिरुद्दीन खुसरो खान के नाम से। क्लियर? तो उसने अपने नाम के आगे एक उपाधि जोड़ी, जैसे इनका नाम क्या था? मुबारक शाह, और इन्होंने अपने नाम के आगे क्या शब्द जोड़ लिया था? कुतुबुद्दीन। ये कुछ अच्छी उपाधियां होती हैं, अच्छे टाइटल्स होते हैं जो राजा लोग धारण करते थे उस समय के। सुल्तान अपने नाम के आगे जोड़ा करते थे, जिससे उनका सम्मान या उनकी प्रतिष्ठा काफी ज्यादा बढ़ जाया करती थी। अब देखिए अगले जो रूलर हैं, हालांकि इस डायनेस्टी के नहीं मानेंगे, फिर भी हम लिख लेते हैं 5वें नंबर पे, जिनका नाम होगा खुसरो खान। सॉरी, पूरा नाम क्या होगा? जो किस नाम से शासक बने थे, किस टाइटल के साथ शासक बने थे? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन खुसरो खान। और मुश्किल से 2 महीने ही इनका शासन चल पाया, मुश्किल से 2 या 2.5 महीने, 2.5 मंथ। इट मीन्स 1320 ही हम यहाँ पे लिखेंगे। लगभग 2 महीने ही ये शासन कर पाए थे। ऑब्वियसली क्योंकि ही इज नॉट बिलोंग टू द खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश से तो बिलोंग करते नहीं थे। तो क्या हुआ, जब ये शासक बने, जब ये राजा बने, तो अपने ही राजा को मारकर राजा बने थे। तो जब ये राजा बने ना, तो क्या हुआ कि आसपास के जो इकटाओं के, आसपास के राज्यों के जो राज्यपाल थे, आसपास के राज्यों के जो गवर्नर थे, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। किसके अगेंस्ट में? नासिरुद्दीन खुसरो खान के अगेंस्ट में विद्रोह करना शुरू कर दिया। और उसी विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि एक युद्ध लड़ना पड़ा, एक युद्ध हुआ। एक्चुअल में 2 युद्ध हुए। तो 2 युद्ध हुए, और 2 युद्ध कंप्लीट होने के बाद इन्हें युद्ध छोड़कर भागना पड़ा, और युद्ध छोड़कर भागने के कुछ दिनों के बाद ही इनकी हत्या कर दी गई, इनको मार दिया गया। क्लियर? और किसने मारा है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नासिरुद्दीन खुसरो खान जिन्होंने रूल किया 1320 में ही, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ। और ये कौन थे? तो ये इनके पहले वाले शासक के क्या थे? दास थे, या हम बोल सकते हैं क्योंकि ये एक बाइसेक्सुअल व्यक्ति थे, इसलिए ये उनके एक पार्टनर हुआ करते थे। देखिए, ही वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली अराउंड 2 मंथ इन 1320। तो 1320 में सुल्तान बने लगभग 2 महीने के लिए। ही बिलोंग्ड टू बारादू हिंदू मिलिट्री क्लान। तो ये बिलोंग करते थे एक बारादू, BARADU
DU, बारादू कोई हिंदू धर्म की ही जात होती है, हिंदू धर्म की ही कोई कास्ट होती है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि एक बारादू हिंदू थे लेकिन हिंदुओं की कौन सी जाति हुआ करती थी? बारादू, जिसे मिलिट्री कोई कास्ट माना जाता है। और हमें पता है मिलिट्री कास्ट तो हम क्षत्रियों या राजपूतों को मानते हैं। तो फिलहाल आप लोग ध्यान रखिए, बारादू जाति से बिलोंग करते थे खुसरो खान, लेकिन इन्होंने अपना जो धर्म था बदल दिया था। ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, ये कन्वर्ट हो चुके थे, ये कन्वर्टेड थे इस्लाम में, क्लियर, इस्लाम धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। एंड बिकम अ होमोसेक्सुअल पार्टनर, और इनका एक होमोसेक्सुअल पार्टनर कौन था? अलाउद्दीन का पुत्र जिसका नाम था मुबारक शाह, क्लियर। तो ध्यान रखिए, ही कन्वर्टेड इस्लाम, यह इस्लाम कन्वर्टेड थे यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार करा था। एंड बिकेम होमोसेक्सुअल पार्टनर ऑफ अलाउद्दीन सन मुबारक शाह, और अलाउद्दीन के पुत्र के एक होमोसेक्सुअल पार्टनर के रूप में ये थे जिनका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो खान, क्लियर, या खुसरो शाह बोल सकते हैं, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। आफ्टर एस्केंडिंग द थ्रोन, जब ये गद्दी पर बैठे 1316 में, सॉरी आफ्टर एस्केंडिंग द थ्रोन मुबारक शाह गेव हिम द टाइटल खुसरो खान। जब ये गद्दी पर बैठे थे ना, कौन? ये नहीं, ये जब ये गद्दी पर बैठे 1316 में, तभी इन्होंने टाइटल दिया था, इन्हें उपाधि दी थी, किसकी? खुसरो खान की। एंड ग्रेटली फेवर्ड हिम, और बड़े स्तर पर इनका क्या किया है? फेवर किया है, बड़े स्तर पर इनका सहयोग किया है, इन्हें अपने सर पर बिठाया है, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज पार्टनर, बाइसेक्सुअल पार्टनर ऑफ मुबारक शाह, तो दैट्स व्हाई ही वाज ग्रेटली फेवर्ड हिम, उनका काफी बड़े स्तर पर फेवर किया जाता था। हाउएवर ही वाज सून डिपोज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ रिबेल्स, लेकिन इन्होंने इसी फेवर का फायदा उठाया है, किसने? नासिरुद्दीन खुसरो खान ने। However, he was soon deposed by a group of rebelled led by Noble Malik Tughlaq, who succeeded him on the throne. लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनकी गद्दी भी पलट दी गई, क्योंकि जब ये शासक बने तो इनके प्रतिरोधी, इनके राइवल खड़े हो गए, और उन राइवल्स में, उन प्रतिद्वंदियों में जो व्यक्ति एक खास था, उसका नाम था गाजी मलिक। He was the governor of दीपालपुर, ये देपालपुर नामक स्थान का गवर्नर हुआ करता था। तो दीपालपुर का गवर्नर जिसका नाम था गाजी मलिक, उसने कंस्पायरेसी की, उसने एक योजना बनाई, और उसकी ये योजना ये थी कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह को या खुसरो खान को उसकी पोस्ट से क्या किया जाए? हटाया जाए। ये योजना उसने तैयार की। गाजी मलिक, जिसे हम बोलते हैं, गाजी मलिक का ही नाम है गयासुद्दीन तुगलक, द गवर्नर ऑफ दीपालपुर रिफ्यूज टू एक्नोलेज खुसरो खान। तो इन्होंने खुसरो खान को एक्नोलेज करने से, शासक मानने से क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग नासिरुद्दीन खुसरो खान बिकॉज ही वॉज नॉट बिलोंग द रॉयल फैमिली, या हम बोल सकते हैं खिलजी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये किसने कहा सबसे पहले? गाजी मलिक ने। गाजी मलिक वॉज द गवर्नर ऑफ दीपालपुर। हाउएवर, रियलाइजिंग एनिमीज मिलिट्री स्ट्रेंथ, he did not take any immediate steps, क्योंकि उसे पता था कि ये तो दिल्ली के शासक हैं, ये कहाँ के शासक हैं? दिल्ली के, और इनके पास तो एक बहुत विशाल सेना है। तो इतनी आर्मी या इतनी सेना होने के कारण उन्होंने इमीडिएट कोई भी एक्शन नहीं लिया। इमीडिएटली यानी तुरंत के तुरंत कोई भी प्रतिद्वंदी या कोई भी अपोजिट कार्य नहीं किया इमीडिएटली। बट आफ्टर सम टाइम इन्होंने अपने साथ कुछ 5 और गवर्नर्स को क्या किया? इकट्ठा किया। हालांकि कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने सपोर्ट नहीं किया, बट ही स्टार्टेड टू मेक अ ग्रुप अगेंस्ट नासिरुद्दीन खुसरो खान। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे एक ग्रुप बनाना शुरू किया और आसपास के जैसे कि उच्च जो पाकिस्तान या मुल्तान में हुआ करता था वहां के गवर्नर जिनका नाम था बहराम, और आसपास के कुछ गवर्नर्स को अपने साथ मिलाया और फाइनली युद्ध हुआ। फाइनली एक वॉर हुआ इन दोनों के बीच में, और उस युद्ध के तहत या उस युद्ध में ही नासिरुद्दीन खुसरो खान युद्ध छोड़कर भाग गया और आफ्टर सम टाइम उसको पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और फाइनली गयासुद्दीन तुगलक ने
दिल्ली में अगली डायनेस्टी या अगले वंश की स्थापना कर दी, और वो जो अगला वंश होगा वो होगा तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश। तो अगली जो डायनेस्टी स्टेब्लिश की वो गाजी मलिक दीपालपुर के गवर्नर, जिनका नाम था, एक्चुअल नाम उनका था गाजी मलिक, बट ये शासक बने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तो हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक चलने वाली एक डायनेस्टी, सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक वंश जिसका नाम था तुगलक वंश। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा तुगलक वंश, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, फिर उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट फिरोज शाह तुगलक, और फिर भी कुछ रूलर्स आते हैं। उन सभी रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तुगलक डायनेस्टी में। तो फिलहाल हमारा एक वंश कंप्लीट होता है, दैट इज खिलजी डायनेस्टी और खिलजी वंश। चलिए।